नमस्कार, महाराष्ट्र फाइल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। महाराष्ट्र फाइल में बात होगी निकाय चुनाव की और शिंदे की क्यों बढ़ी मुश्किल, जिक्र उसका भी होगा। बताएंगे आपको ईडी की कहां हुई बड़ी छापेमारी, दिखाएंगे आपको राउत पर अब क्यों होगा तगड़ा एक्शन, बताएंगे आपको मुंबई दिल्ली जैसी आखिर क्यों बन गई। लेकिन उससे पहले एक नजर टॉप हेडलाइन पर। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बीच एकनाथ शिंदे के नेता के घर छापेमारी, शिवसेना ने बीजेपी पर लगाए बड़े आरोप। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के साथ जुबानी जंग की बात स्वीकारी, फडणवीस ने आरोपों पर कही बड़ी बात। महाराष्ट्र में ईडी की धड़ाधड़ छापेमारी, जेआईआईयू ट्रस्ट पर विदेशी चंदे के बड़े घोटाले का खुलासा। शिवसेना शिंदे गुट के 35 विधायक टूटेंगे, सांसद संजय राउत का बड़ा दावा। सांस नहीं ले पा रही मुंबई, हवा बेहद खराब, कई इलाकों में एक्यूआई लेवल 200 से पार, ग्राफ को लागू। सबसे पहले बात महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की, जहां पर शिवसेना को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा। सत्तारूढ़ महायुति के सहयोगी दल शिवसेना के नेताओं के आवास और कार्यालयों पर छापेमारी हो रही है। शिंदे के पूर्व विधायक शाहजी बापू के कार्यालय पर एलसीबी और चुनाव अधिकारी रेड डालने पहुंचे। सांगोला में शाहजी बापू पाटिल के कार्यालय पर छापा पड़ा है। एलसीबी और चुनाव आयोग की टीम ने इस दौरान रिकॉर्डिंग भी की। शाहजी बापू के कार्यालय पर छापा पड़ने से बड़ी हलचल मच गई है। संगोला में भी विधायक बाबा साहेब देशमुख के प्रचार कार्यालय की भी जांच चुनाव अधिकारियों द्वारा की गई है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि शाहजी बापू पाटिल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिला पालक मंत्री जय कुमार गोरे और पूर्व विधायक दीपक आबा सालुंखे के इशारे पर यह कार्रवाई की गई। सांगोला नगर परिषद चुनाव में बीजेपी को अपनी हार दिख रही है, इसलिए उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई, इसी वजह से कार्रवाई की गई है, ऐसा सीधा आरोप शाहजी बापू ने लगाया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद जब देवेंद्र फडणवीस को राज्य की कमान मिली और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम के पद पर संतोष करना पड़ा, तभी से राज्य की सियासत में हलचल तेज है। हालांकि इस पर कयास भी लगाए जा रहे थे कि आगामी दिनों में सत्ता संघर्ष और राजनीतिक बदलाव संभव है। इन अटकलों को शांत करने की कई कोशिशें बीजेपी शिवसेना ने की, लेकिन अंदरूनी स्थिति समय समय पर सामने आती रही है। अब बात स्थानीय निकाय चुनावों की करते हैं कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं। आखिरी दौर में नेताओं की भाषा नरम होती भी दिखी। चंद्रपुर, नांदेड़ और छत्रपति संभाजीनगर जैसे शहरों में चुनावी माहौल तेज रहा और अब चुनाव हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले बड़े नेता कहते नजर आए, ये लड़ाई स्थानीय मुद्दों की है, ना कि बड़े राजनीतिक आरोपों की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने छत्रपति संभाजीनगर में कहा, हाँ मैंने भी मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए थे और उन्होंने भी मुझ पर आरोप लगाए, लेकिन ये सच है कि चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। यहाँ पार्टी कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, इसलिए बड़े राजनीतिक मुद्दों को इसमें शामिल करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थानीय कार्यकर्ताओं का मनोबल तब बढ़ता है जब उनके नेता खुद उनके साथ चुनाव प्रचार में शामिल होते हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बातचीत में कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव और हमारे कार्यकर्ता जिस तरीके से जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं वो रंग लाएगा। वो साल भर पार्टी के लिए काम करते हैं, इसलिए जब चुनाव आते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके लिए प्रचार करें, यानी अपने कार्यकर्ताओं के लिए। उन्होंने साफ किया कि उन्होंने किसी विपक्षी या सहयोगी दल के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने कहा कि मैंने किसी पर टिप्पणी नहीं की, न विपक्ष पर न साथियों पर। मैं सिर्फ अपने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करता रहा। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर आगामी निकाय चुनाव स्थगित होने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग का चुनाव स्थगित करने का फैसला पूरी तरीके से गलत है। आज महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने पुणे जिले की कई नगर परिषदों में चुनाव स्थगित कर दिए, क्योंकि जिला अदालतों की ओर से प्रमुख अपीलों पर आदेश आयोग की निर्धारित समय सीमा के बाद में सुनाए गए थे। हालांकि फडणवीस ने कई और बातें भी कही, लेकिन जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही थी कि शिंदे के साथ फडणवीस की अनबन चल रही है, उस बात को पूरी तरीके से फडणवीस ने नकार दिया। हालांकि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयानों से साफ संकेत मिलता है कि चुनावी माहौल भले ही तेज हो, लेकिन जमीन पर यह चुनाव स्थानीय मुद्दों और स्थानीय उम्मीदवारों की मेहनत पर टिके हैं। इन चुनावों में पार्टी की 60 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ताओं की पकड़, स्थानीय विकास कार्य और मोहल्लेवार समीकरण काफी अहम होते हैं। और अब जब चुनाव हो रहे हैं तो नतीजा क्या होगा ये जल्द ही आपके सामने होगा।
बात ईडी की अब करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के नंदुरबार और मुंबई में गुरुवार सुबह से ईडी की टीमें लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही हैं। ये कार्रवाई जमिया इस्लामिया इशातुल उलूम यानी JIIU ट्रस्ट और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ चल रही है। ईडी अधिकारी के मुताबिक ये पूरे मामले को लेकर अब तक की सबसे बड़ी सर्च ऑपरेशन में से एक है। ये जांच उस FIR चार्जशीट के आधार पर आगे बढ़ाई गई जो अक्कल कुआ पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। ये केस यमनी नागरिक अल हदामी, खालिद इब्राहिम सालेह और JIIU ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों पर लगे शक की जांच से जुड़ा है। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों का मानना है कि संस्था के फंड के इस्तेमाल में कई गड़बड़ियां हुई हैं। ईडी ने महाराष्ट्र के कुल 12 ठिकानों पर एक साथ सर्च किया है। नंदुरबार जिले में सुबह से ही एजेंसियों की गाड़ियां दिखाई दे रही थी, जो अगले दिन तक जारी रही। मुंबई में भी कुछ ऑफिस और आवासीय जगहों पर तलाशी ली गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई जगहों पर ईडी की टीमों ने कंप्यूटर, फाइलें और डिजिटल रिकॉर्ड कब्जे में लिए हैं। वहीं इस मामले की जड़ें गृह मंत्रालय द्वारा जुलाई 2024 में लिए गए एक फैसले से जुड़ती है। मंत्रालय ने तब जमिया इस्लामिया इशातुल उलूम ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया था। जांच में पाया गया था कि ट्रस्ट को मिला विदेशी चंदा ऐसे संगठनों को भेजा गया जो FCRA के तहत पंजीकृत ही नहीं थे। नियमों के मुताबिक किसी भी संस्था को ऐसा करने की इजाजत नहीं होती है। नंदुरबार में मौजूद कई सूत्रों का कहना है कि संस्था से जुड़े खातों में बीते कुछ सालों में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। इन्हीं लेन देनों की जांच को लेकर आज की छापेमारी की जा रही है। ईडी ये पता लगाना चाहती है कि विदेशी फंड कहां से आया और इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया गया। जांच एजेंसियों का कहना है कि तलाशी के दौरान मिले दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डेटा आगे की कार्रवाई को तय करेंगे। अब बात करते हैं संजय राउत की, क्योंकि ये खबर संजय राउत से जुड़ी है। शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और बीजेपी की आलोचना की है। राउत ने कहा है कि शिवसेना शिंदे के 35 MLA टूटने वाले हैं। बीजेपी ने इसी वजह से रविंद्र चव्हाण को नियुक्त किया है। स्वास्थ्य कारणों की वजह से करीब 1 महीने से बैठक और समारोह के अलावा मीडिया से दूर रहे राउत एक बार फिर चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब देखना होगा कि राउत के इस बयान पर कोई तगड़ा एक्शन तो नहीं हो जाता। हालांकि बीमार रहने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा हालचाल पूछने के लिए उनका धन्यवाद किया गया। राउत ने कहा कि मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, ठीक होने में कुछ समय लगता है। उद्धव ठाकरे मुझ पर कड़ी नजरें रखे हुए हैं, अभी भी मुझे बोलने के लिए मना किया गया। संजय राउत ने कहा कि मुझे यकीन है कि दिसंबर के बाद मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगा। रेडिएशन वाला हिस्सा खत्म हो गया है, रिकवरी चल रही है। राज ठाकरे भी 2 दिन में मुझसे मिलने आएंगे। उनके और हमारे परिवार के बीच गहरे रिश्ते हैं। मेरी बीमारी के बारे में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुझे फोन पर जानकारी ली थी। राजनीति अलग है और व्यक्तिगत जीवन अलग होता है। सभी ने उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली कि उनकी तरफ से जानकारी दी गई। राउत ने शिंदे को लेकर कहा कि उन्हें लगता है कि दिल्ली के 2 नेता उनके पीछे हैं, लेकिन वो किसी के नहीं है। शिंदे की पार्टी में फूट है, ये अमित शाह का बनाया हुआ ग्रुप है। उन्होंने कहा कि पैसे के दम पर चुनाव लड़ना डेमोक्रेसी नहीं है। हम राज्य का नेतृत्व यशवंतराव चव्हाण से देखेंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना और MNS दोनों के बीच अच्छी बातचीत भी चल रही है। हालांकि राउत यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे ने चुनावों के बारे में एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है। कांग्रेस के साथ हमारी बातचीत चल रही है। अगर बिहार चुनाव के बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, यानी कई विपक्षी दलों का, तो सबको साथ आना चाहिए। हम नेताओं से लगातार चर्चा कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव साथ ही लड़ेंगे और तभी बीजेपी से मुकाबला किया जा सकता है जब तमाम विपक्षी पार्टियां साथ हो। अब बात आखिरी खबर की करते हैं, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई में अब लोगों का दम घुटने लगा है। शहर की हवाओं में वायु गुणवत्ता तेजी से बिगड़ने के बाद BMC ने ग्राफ 4 लागू कर दिया है, जिसे प्रदूषण का सबसे गंभीर स्तर माना जाता है। मंझगांव, देवनार, मलाड, बोरीवली ईस्ट, चकाला, अंधेरी ईस्ट, नेवीनगर, पवई और मुलुंड जैसे इलाकों में AQI 200 के पार दर्ज किया गया, जिससे हालात चिंताजनक हो गए हैं। BMC ने शहर भर में तात्कालीन कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि प्रदूषण को जल्द नियंत्रित किया जा सके। ग्राफ 4 लागू होते ही धूल फैलाने वाले सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई और निरीक्षण अभियान तेज कर दिया गया। BMC की टीमों ने 70 से अधिक निर्माण साइटों का निरीक्षण किया, जिसमें से 53 स्थानों पर अनियमितताओं मिलने पर स्टॉप वर्क और शटडाउन नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा 50 से ज्यादा निर्माण और RMC प्लॉट्स को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कड़ी चेतावनी दी गई। बेकरी, मार्बल कटिंग यूनिट्स और छोटे औद्योगिक केंद्रों को प्रदूषण नियंत्रित प्रौद्योगिकी अपनाने के निर्देश दिए गए और उल्लंघन करने वालों पर दंड की चेतावनी दी गई।
बीएमसी ने सभी वार्डों में विशेष उड़न दस्ता तैनात किया है, जिसमें इंजीनियर, पुलिस बल और जीपीएस ट्रैक्ड वाहन शामिल हैं। ये टीमें निर्माण स्थलों, उद्योग इकाइयों और प्रदूषण के स्रोतों पर लगातार कार्रवाई कर रही हैं, ताकि ग्रेड 4 का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके। वहीं शहर के कई पॉकेट्स में AQI 200 से 300 के बीच खराब से बहुत खराब स्थिति में दर्ज किया गया, जिससे दृष्टता कम होने, स्मॉग बढ़ने और आंखों और सांस संबंधी समस्याओं में तेजी आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि मुंबई की वायु गुणवत्ता में स्थायी सुधार तभी संभव होगा जब दीर्घकालिक क्लीन एयर एक्शन प्लान पर चरणबद्ध और कड़ाई से अमल होगा। फिलहाल शहर का मौजूदा AQI 152 दर्ज किया गया है, जो सामान्य स्तर से काफी खराब है। महाराष्ट्र फाइल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों के साथ। आपको खबरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।